student. Today we will discuss global warming और ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है और ये इतना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। और इसके अलावा ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू होने की वजह से इसके अवेयरनेस हमको आना चाहिए और यदि इसकी अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली हम उसके सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग, जो इसका नाम है ग्लोबल, मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या होने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि यदि मान लीजिए जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो ग्लेशियर्स जो होंगे वो मेल्ट होंगे और उससे आपका जो सी लेवल है वो हाई होने से पूरा फ्लडिंग की कंडीशन आएगी। जितने भी लो लाइंग एरियाज है उनमें फ्लडिंग आएगी। तो ये तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी, हमारा जितना भी वेजिटेशन है वो सारा डिस्टर्ब होगा, एनिमल्स डिस्टर्ब होंगे, मतलब ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम जो है वो उस पर अफेक्ट करेगा। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का जो टर्म्स, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का टर्म्स जो लेकर के आए वो साइंटिस्ट थे जे फोरियर 1827 और इन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अदर गैसेस भी कंट्रीब्यूशन दे रही है पर 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रहा है। इस वजह से इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका यदि हम परसेंटेज देंगे पाई चार्ट के थ्रू, आप इसको एकदम पूरा आंसर में करके आएंगे, मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 50%। मीथेन गैस जो होती है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, उसका परसेंटेज है 19%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन gives 17% contribution, ozone 8%, N2O nitrous oxide 4% and H2O water vapor जो होती है वो भी 2% का कंट्रीब्यूशन देती है। तो अब अपने को क्वेश्चन आता होगा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से इफेक्ट करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो है वो सन के थ्रू जो है वो आती है। उसमें आपका लाइक गैमा रेज, एक्स रेज, फिर इसके बाद यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर के बाद माइक्रोवेव और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स। और यहाँ पर इनकी जो वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। यहाँ से शॉर्टर वेवलेंथ से निकल के और लॉन्गर वेवलेंथ तक रेडिएशन चली जाती है। यहाँ पर ये जो पूरा आपका रेडिएशन का जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमको देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विजिबल रेडिएशन है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, जितना भी हमको सनलाइट आने पर जो उजाला दिखाई देता है वो विजिबल रेडिएशन के कारण है। और जितनी भी जो हीट आती है वो आईआर रेडिएशन के कारण है। तो जो भी हमको हीट लग रही है वो आईआर रेडिएशन से। तो आईआर रेडिएशन ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है और यही आईआर रेडिएशन जब ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू तो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बनती है और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये सन है, इसका रेडिएशन आ रहा है, ये अर्थ से टकरा रहा है और अर्थ से टकराने के बाद यहाँ से वो वापस क्या होता है, फिर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है। बट जितना भी पॉल्यूशन है, लाइक अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसलिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस बहुत सारा जो है एक पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बना के रखा है, बहुत सारा मतलब कॉन्सेंट्रेशन वहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आईआर रेडिएशन है या दूसरी अदर रेडिएशन है जिनको बाहर निकल जाना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती, वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ वो उसमें टकरा करके वापस अर्थ पर आ जाता है।
जब वापस अर्थ पर आती है तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। चूंकि IR लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है तो वो बहुत जल्दी ट्रैप होती है और ट्रैप होकर के वापस से जो है यहाँ पर नीचे वापस से अर्थ पर जो है वो आती है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, जितनी भी जो गैसेस हैं, ये सारी गैसेस का काम ये है कि कार्बन ये कि जितनी भी जो गैसेस हैं वो सारी की सारी रेडिएशन को ट्रैप करके और वापस अर्थ पर पहुंचाती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक ब्लैंकेट जो होता है वो ब्लैंकेट किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हम देखेंगे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट सोर्स है, जैसे ऑटो एग्जॉस्ट, जितना भी हमारा व्हीकल्स है, जितने भी व्हीकल्स सभी जो है जब रनिंग कंडीशन में रहते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एमिट होकर के एटमॉस्फेयर में जा रही है। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से भी जो निकलने वाला जितना भी जो आपका पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स है, जितनी भी गैसेस है वो सारी भी एटमॉस्फेयर में जा रही है। और जो हमारा प्लांट, जो ट्रीज हैं, वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं और जो सिंक मतलब कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो यहाँ पर हमने देखा है हमारा ओशन, जो ओशन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद ये कन्वर्ट कर देते हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयंस में, या कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोनेट आयन, या कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो रहा है। उसके साथ साथ जो भी प्लांट्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये जो चीजें जो दिखाई दे रही है हमको वो हमारा पूरा बैलेंसिंग है। बट वो कह रहा है कि ऑटो एग्जॉस्ट, व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग मेजॉरिटी में हो रही है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। फैक्ट्रीज, क्योंकि हम पूरा हम मतलब एकदम अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनीज वगैरह हैं, उनसे भी जो आपका स्मोक्स जो निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। तो एमिशन हो रहा है फास्ट और सिंक हो रहा है कम, सिंक जो है वो कम हो पा रहा है और एमिशन जो है वो बहुत फास्ट है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल रहा है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने से ही वो जो है यहाँ पर जितने भी हमारे रेडिएशंस हैं उनको वो ट्रैप कर रहा है, वापस से अर्थ पर पहुंचा रहा है और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका पूरा वर्किंग है कि किस तरीके से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे रही है ग्लोबल वार्मिंग में, उनका किस तरीके से वर्किंग है और कैसे वो अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद कुछ रिसेंटली जो कुछ रिकॉर्ड्स हुए हैं उनको जरूर आप अपने आंसर में मेंशन करना। जैसे ये बताया गया है कि 2023 वाला जो ईयर है इसको वार्मेस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है कि भाई ये वार्मेस्ट ईयर है, इसको वार्मेस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है। और ये जो पुराना जो इसका डिके था, मतलब डिके मींस 2014 to 2023, ये पूरा जो आपका डिके है, इसको जो पूरा डिकेड है वो पूरा का पूरा वार्मेस्ट डिके के फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और अगर इस तरीके से इंक्रीज होता रहा तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाले हैं। जैसे रिकॉर्डिंग पहले जो रिकॉर्ड हुई थी 18,000 ईयर में टेम्परेचर जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज हुआ वो सिर्फ हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। बट जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहे हैं उससे जो एमिशन हो रहा है
उससे इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि अभी तक जो है वो उसमें बताया गया है कि जैसे एवरी ईयर 2023 मतलब जो ईयर जो बताया गया उसमें ये बताया है कि 2.12 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2.12 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 20th सेंचुरी। तो 20वीं सेंचुरी से 21वीं सेंचुरी में आते आते तक 2.12 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यदि इतनी तेजी से यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो हमको आने वाले हैं। इसलिए हम सभी को अवेयर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट जो ऐड करने के पीछे रीजन है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब हम इनके बारे में जानेंगे, इनके प्रॉब्लम्स को जानेंगे, तभी जाकर के हम सोल्यूशन पे आएंगे और हमको उनको किस तरीके से सॉल्व करना है या उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सारी चीजें हमको सोचने में आएंगी। तो ये इस तरीके से बताया और इसलिए ये बताया है कि अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कम हो सके। तो उन्होंने टारगेट रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर कम करना है और उसमें भी करीब करीब 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है अभी चीजें परस्यू हो रही है कि भाई इनको कैसे कम करना है, किस तरीके से इनको अर्थ का टेम्परेचर को कम करना है। ऐसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल पॉलिसीज बनी है जिसमें कोशिश की जा रही है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है कम रह सके। तो ये सारी चीजें तो अपन आंसर में मेंशन करेंगे ही। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जितनी भी जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रही है, क्या इनके सोर्सेस है, कहाँ से ये एमिशन होता है, वो सारी चीजों की बात अपन करेंगे। तो एक एक 1 बाय 1 सारी गैसेस का एक डिस्क्रिप्शन की व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दीज गैसेस और कितना कितना परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रही है, एक के बाद में एक डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके थोड़े थोड़े से जो फीचर्स हैं वो भी आप उनको आंसर में मेंशन करिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मेन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन होता है। जिसे बताया कि सिंस 1850 में 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन था और इंडिया उसमें 2.8% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या ये जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसी से पर कार्बन फुटप्रिंट जो निकालते हैं, कार्बन फुटप्रिंट में क्या होता है कि पूरा जो वर्ल्ड से किस किस कंट्री से कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन हो रहा है उसका पूरा कंसंट्रेशन उसका जो निकाला जाता है और यदि वो लिमिट दी हुई उस लिमिट से एक्सीड करता है तो उस पर पेनाल्टी भी लगती है कंट्री को। तो कार्बन फुटप्रिंट से हम निकाले थे कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन हो रहा है, उसमें ये निकाला गया है कि यदि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 400 ppm से ज्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट ना हो, एक्सीड ना हो, इसका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है जिसको हम CH4 गैस जो बोलते हैं, ये मेन जो है जो आपका जो गार्बेज डंप, जो गार्बेज होता है उसको डंप कर देते हैं। हम क्या करते हैं जनरली जो भी हमारा गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजिंग नहीं करते, प्रॉपर डिस्पोजिंग नहीं करते, ओपन डंपिंग कर दी, वो पड़ा हुआ है उसमें से बिल्कुल वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं, उससे जो फाउल स्मेल आती है वो मीथेन गैस की होती है। तो वो जो है इस तरीके से यहाँ पर इंडिया का 25-30% कंट्रीब्यूशन होता है CH4 गैस को एमिशन करने का, क्योंकि प्रॉपर डिस्पोज नहीं होने से ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। और यहाँ पर जो पास्ट डिकेड जो है लास्ट 10 डेज का देखा जाए तो हमारा जो मीथेन गैस के एमिशन का परसेंटेज 1 to 1.3% इंक्रीज हुआ है। और मीथेन गैस में क्या है कि भले अपन ने यहाँ पर जब पाई चार्ट देखा तो हमने बोला कि 19% मीथेन गैस का कंट्रीब्यूशन है, बट इसमें एक प्रॉब्लम देखिएगा कि इसकी जो ट्रैपिंग कैपेसिटी है, जो IR रेडिएशन को ट्रैप करने की कैपेसिटी है, इट इज 5 times more than कार्बन डाइऑक्साइड, 5 गुना ज्यादा है। तो 5 गुना ज्यादा है तो वो भी क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मेन आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था।
तो वो जो है उनके आप यहाँ पर जो सोर्सेज देखेंगे कि फॉर्म मेकिंग में 26% कंट्रीब्यूशन, एयर कंडीशनर 12%, एरोसोल 25%, सॉल्वेंट 19%, रेफ्रिजरेटर 8% और जो अदर है वो 10%। ये इतने सारी चीजों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, वो जाकर के ओजोन लेयर डिप्लीशन करेगा, तो उससे आपके जो भी रेडिएशन से डायरेक्ट आएंगे, यूवी रेडिएशन, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। इसके अलावा ये ट्रैप भी करता है, तो ट्रैपिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी होगा। और इसका जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि एल्टीट्यूड इसका 15 to 30%, 15 to 30 किलोमीटर है, और वही एल्टीट्यूड हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का है, तो वो उसी सेम एल्टीट्यूड में होने के कारण वहां पर वो डैमेजिंग का जो फिनोमेना है वो फास्ट हो जाता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। फिर N2 जो है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके सोर्स देखें तो फॉरेस्ट बर्निंग, ओशियन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, और ये करीब करीब 5 to 15 पार्ट्स इसके जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं 1 पार्ट ऑफ ओजोन को। तो ये भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में काम कर रहा है, और इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 150 ईयर है। मतलब एक मॉलिक्यूल यदि एटमॉस्फेयर में चला गया 150 साल तक वो वहां एग्जिस्ट करेगा, और ये जितने भी जो आपके डैमेजिंग जो प्रॉब्लम हो रहे इवेंट्स हो रहे हैं वो सारी चीजें होती रहेंगी, और अपने को यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट्स इसके मिलते रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं what are the consequences of global warming। अलग अलग कैटेगरी पर ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्लाइमेटिक चेंज जो आएगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उससे ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। रेनफॉल का शिफ्ट हो जाना, जैसे अभी अपन ने देखा है कि भाई अगस्त सितंबर तक बारिश प्रॉपर आने लगती है, अब हम देख रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत लेट हो जा रही है बारिश। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो विंटर सीजन है वो कम हो रहा है, समर सीजन बढ़ रहा है, तो उससे पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाने से पूरा वेजिटेशन, पूरा एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब पर उसका बहुत ही जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो पड़ता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सी वाटर राइजेस। वही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ग्लेशियर्स होते हैं जब वो मेल्ट होंगे, तो मेल्ट होकर के सी लेवल इंक्रीज होने से जितना भी लो लाइंग एरिया है वो पूरा फ्लडिंग में जाने वाला है। ह्यूमन डिसीजेस, बहुत सारे ह्यूमन डिसीजेस होंगे, लाइक गर्मी पड़ती है तो मॉस्किटो इंक्रीज हो जाता है, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाने के कारण बहुत सारे जो मॉस्किटो से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं लाइक मलेरिया, एलिफेंटियासिस, ये सारे होते हैं। जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं जो एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, वो सारी डिसीजेस भी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एग्रीकल्चर पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाने से, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, लाइक राइस जो धान होता है वो कम टेम्परेचर चाहिए, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है। या सॉइल का ड्राइनेस, क्योंकि क्या होता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो लीव्स होती है, लीव्स कुछ स्ट्रोमेटा होते हैं, वो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं और पानी जो है वो इवोपरेशन हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने से इवोपरेशन ज्यादा होगा तो वो पानी जो है वो सॉइल से ही ऊपर जाएगा, तो पूरा सॉइल में ड्राइनेस मतलब डेजर्ट एरिया ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। और लास्ट में जो बताया कि वाटर सप्लाई, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई है तो वाटर सप्लाई भी अपने को ज्यादा चाहिए, बट ग्राउंड वाटर लेवल तो कम होता चला जा रहा है, सरफेस वाटर भी कम है, ग्राउंड वाटर भी कम है, तो वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होगी। अब इसको देखते हैं अपन हाउ टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है रिड्यूस कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। मेन क्या है, सोर्स पे आना है। सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। यदि हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये एमिशन नहीं होगा, और एमिशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम फॉसिल फ्यूल के अगर बर्निंग ना करें तो क्या करें, अल्टरनेटिव क्या है। तो सबसे अच्छा इसका जो पॉइंट है आपको हमेशा ध्यान रखना है
अगर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को रोकना है तो हमको किस तरफ आना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे आना। और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, इन सब के बारे में आप लिखिएगा कि हम उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ यदि हम जाते हैं तो इन पर जो डिपेंडेंसी कम होती है, बर्निंग कम होगी और हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज डिस्पोजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रॉपर्ली। हमको पता है डिफरेंट टाइप की पॉल्यूटेड गैसेज डेली एमिट हो रही है। अगर वो एमिशन यदि हम कम कर दें तो कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर डिस्पोज करना पड़ेगा। तो जो एमिशन हो रहा है उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ना जाने दें, उसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें, उसकी रिकवरी करें। ये सारी चीजें जैसे रिकवरी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यदि एमिशन हो गया तो कैसे उसको एब्जॉर्प्शन करा करके उसकी रिकवरी करके उसको रिसाइकलिंग करके उसको कहीं और दूसरी जगह यूज करके इस तरीके से हमको करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अब भाई ये तो ग्लोबल वार्मिंग यानी इंटरनेशनल इश्यूज है, सारी कंट्रीज को इस पे प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक कंट्री जो है उसके एमिशन को रोक रहा है तो दूसरी कंट्री ज्यादा एमिट करके उस पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। तो पूरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, सभी लोग एकजुट होकर के जब उसको मिनिमाइज करेंगे एमिशन को, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीनरी और डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है कि जितनी ज्यादा हम ग्रीनरी रखेंगे, जितने ज्यादा रिफॉरेस्टेशन करेंगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। कुछ एड्स, कुछ टूल्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ आपके कुछ ऐसे डायरेक्शन गाइडलाइंस, ऐसी इश्यूज होते रहना चाहिए टाइमली, ताकि हम उसमें लोगों को एक वे बता सके किस तरीके से हम एक वे के थ्रू हमारे पास कैसे हमको वहां पर जाना चाहिए और हम उस तरीके से सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। और लास्ट में अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि हम और आप अवेयर होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके के एमिशन को रोकें या ज्यादा से ज्यादा हम जितने भी हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। ऐसा मतलब इस तरीके से हो रहा है कि कई कंट्री में अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं, बायोडीजल, बायो पेट्रोल, ताकि उसमें जो है आपके इन सारी चीजें इसमें जो है वो अवेयरनेस है। और अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। हम और आपको यदि इस प्रॉब्लम को हम जान सके कि भाई क्या है और कैसे हम उसको अवेयर करें, किस तरीके से हम उस सॉल्यूशन पर आए, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सके, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। तो डेफिनेटली इसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।